हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। इट मीन्स टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर एक आघूर्ण लगता है, बल आघूर्ण लगता है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसकी हेडिंग इस तरीके से भी हो सकती है, एनसीईआरटी में दे रखे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। मैंने ये आघूर्ण ऐड कर दिया। इट मीन्स कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक बल आघूर्ण लगता है। तो सबसे पहले मैंने आज निष्कर्ष लिखा है कि क्या होता है जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो निष्कर्ष मैंने इसलिए लिखा है जिससे आपको पता रहे कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं और क्या होता है, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। तो जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। उसके ऊपर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक बल आघूर्ण लगता है। वो बल आघूर्ण द्विध्रुव को घुमाकर, बल आघूर्ण के कारण द्विध्रुव घूमता है और घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जो भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी उस दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, या कहेंगे उसी दिशा में संरेखित कर देता है। तो कैसे कर देता है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए या कैसे इसको प्रूफ करते हैं, डेरिवेशन ये हमेशा 3 मार्क्स में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं इसे। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने मान लिया कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E पर रखा हुआ है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E, इसको E लिख सकते हैं। ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये मैंने पहले से बना रखा है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। मैंने एक समान वैद्युत क्षेत्र आपको बताया था, एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित समांतर एक ही दिशा में स्थित रेखाओं द्वारा एक समान वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित किया जाता है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण सदिश यानी P वेक्टर वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाता है? थीटा। चलिए, तो मैं इसमें एक द्विध्रुव बनाता हूं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है। कैसे रखा हुआ है? वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हैं। सपोज ये कोई, इसको प्लस Q चार्ज मान लेता हूं, इसको माइनस Q चार्ज, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है, ठीक है। इसका केंद्र मान लीजिए, केंद्र की ज्यादा आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव है। इसका P वेक्टर किधर होगा? द्विध्रुव आघूर्ण सदिश हमें मालूम है माइनस Q से प्लस Q की तरफ होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण सदिश इस दिशा में ऐसे माइनस Q से प्लस Q, ये है P वेक्टर, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाता है? थीटा। ये हमने मान रखा है। तो ये वाला कोण ये मान लीजिए थीटा है। वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है सारा। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब है कि इसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र समान रहेगा, परिमाण वाइज भी, दिशा वाइज भी, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है? P थीटा, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव के दोनों आवेश, एक आवेश प्लस एक माइनस, इन दोनों पर एक बल लगेगा। हमें मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा होता है तो उसको बल लगता है। तो प्लस Q पर आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। मैंने पहले नोट्स में बनवाया, लिखाया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र में प्लस धन आवेश के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है तथा ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो इस प्लस Q पर आवेश, प्लस Q आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो इस पर बल लगेगा इस दिशा में, और इस बल का परिमाण कितना होगा? आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना? E, और आवेश कितना है? Q। तो Q इंटू ये इस बिंदु पर लगने वाला बल का परिमाण होगा, दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इस बिंदु पर
इस बिंदु पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। विपरीत दिशा यानी कि ऐसे पीछे, वैद्युत क्षेत्र इधर, इस तो बल इधर। ये बल भी कितना लगेगा, आवेश है Q, परिमाण दोनों आवेशों का समान है, और वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर भी E है, इस पर भी E है, क्योंकि ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो बेटा देखिएगा, ये बल का परिमाण और इस बल का परिमाण दोनों समान है और दिशाएं विपरीत है। क्या है, दिशाएं विपरीत है। और एक और बात, इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भी अलग अलग है। ये एक ही बिंदु पर नहीं लग रहे, अलग अलग बिंदुओं पर लग रहे हैं। तो आपने पढ़ रखा है कि जब किसी निकाय के ऊपर दो समान परिमाण के परंतु विपरीत बल, विपरीत दिशा वाले बल अलग अलग बिंदुओं पर लगते हैं तो वो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, बल युग्म। और बल युग्म के कारण ही हमारा क्या बनता है, बराबर। ठीक है, बल युग्म बन गया। एक तरीके से कॉमन सेंस से समझ लीजिए कि ये F इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये स्केल है, जो समझ लीजिए डायपोल है, कोई इधर खींचे कोई इधर खींचे, तो ये ऐसे घुमाए, यानी एक तरीके से ये बल युग्म बन गया। तो इस बात को मैं पहले लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट बात है कि प्लस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F बराबर QE बल लगता है तथा माइनस Q आवेश पर समान परिमाण समान रहेगा, माइनस Q पर भी बल का समान परिमाण कितना, F बराबर QE, परंतु वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। ठीक है, यानी कि प्लस Q पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और माइनस Q पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। दोनों बलों का परिमाण समान होता है। हमें मालूम है विपरीत बल जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हो वो एक बल युग्म का निर्माण करती है। इस बात को भी मैं लिख देता हूं। अतः विपरीत समान परिमाण तथा विपरीत दिशा वाले बल जिनकी क्रिया बिंदु जो कि वाले बल जो कि अलग अलग बिंदु पर लगते हैं एक बल युग्म को कहते हैं बेटा कपल। बल युग्म का निर्माण करते हैं। ये बात हो गई, यहां से यहां तक और यहां से यहां। मैंने लिख दिया है कि प्लस Q पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस Q पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। दोनों बल विपरीत दिशा में लगते हैं और ये क्रिया बिंदु भी अलग अलग है, इसलिए ये किसका निर्माण करेंगे, बल युग्म। तो बल युग्म के कारण क्या लगता है, बल आघूर्ण। बल युग्म के आघूर्ण को ही बल आघूर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। बल युग्म के आघूर्ण को ही बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है। बल आघूर्ण होता है बेटा बल आघूर्ण, इसको टॉर्क कहते हैं बेटा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टॉर्क। इसलिए इसका सिंबल होता है टाउ। टॉर्क तो किसके डिनोट करते हैं, टाउ से। ये होता है बेटा, टाउ बराबर होता है
बल इनटू लंबवत दूरी, ये आपने वैसे पढ़ा हुआ है। मैं लिख रहा हूं किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल का परिमाण किसी एक भी बल का परिमाण इनटू दोनों बलों या बलों के बीच की, समझ जाओगे आप, दोनों बल हैं, बलों के बीच लंबवत दूरी, ये होता है बेटा टॉर्क। बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की दूरी। तो किसी भी एक बल का परिमाण, दोनों बल का परिमाण कितना, Q इंटू ई। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बल का परिमाण हो गया 2 इंटू, बलों का परिमाण है Q इंटू ई, तो Q इंटू ई। इनके बीच की दूरी देखते हैं बेटा, हमें इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी देखनी है। तो बेटा देखिएगा, बल आघूर्ण के केस में जब हमें नॉर्मल लंबवत दूरी ना मिले तो हम बलों की क्रिया रेखाओं से भी लंबवत दूरी ले सकते हैं। बलों की क्रिया रेखाओं से भी लंबवत दूरी ले सकते हैं। जैसे ये F बल है, इस बल को की क्रिया रेखा का मतलब है कि पीछे भी खींच सकते हैं, इसको पीछे। अगर यहां से अब इसको ऊपर डाला जाए तो लंबवत हो सकता है। तो ये जो दूरी है, ये बेटा, ये इसकी लंबवत दूरी कहलाए, दोनों बलों के बीच की लंबवत। इसको मैं लिख देता हूं लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत। ठीक है, आप चाहे तो इसकी क्रिया रेखा को पीछे ड्रॉ कर सकते थे, यहां से लंब डालते तो भी ये दोनों सेम बनते। ठीक है, तो हमें ये दूरी निकालनी है यहां से यहां। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा ही हुआ। ठीक है, ये लाइन समांतर है। ठीक है, तो ये एंगल एक ही बात है, थीटा। तो इस ट्रायंगल में देखिएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमें ये निकालनी है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब ये है, ठीक है, लंब निकालनी है, और कर्ण कितना है, ये कर्ण कितना होता है बेटा, डायपोल की वैद्युत द्विध्रुव की कुल दूरी कितनी होती है, 2a। हमें मालूम है वैद्युत द्विध्रुव की कुल दूरी कितनी होती है, 2a, कुल लंबाई ये बेटा होती है, हमें मालूम है कितनी होती है, 2a। तो कर्ण कितना हो गया, 2a। तो लंब बराबर कितना हो गया, sin 2a sin थीटा। तो ये वाली जो दूरी है बेटा, ये आती है 2a sin थीटा। याद रखिएगा, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी आती है, 2a sin थीटा। इस बात को हटा दो, इतना आप कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या लिख सकता हूँ, 2a sin थीटा। चलिए ना, इतनी बात हो गई। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी, P बराबर क्या होता है, यहां लिख देता हूं, P बराबर होता है 2qa। पहले पढ़ चुके हैं, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र वगैरह ज्ञात करते हो तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर 2q है। तो देखिए यहां से 2qa, ये क्या बन गया, P। तो इसको लिखा जा सकता है, इस टॉर्क को लिखा जा सकता है, या बल आघूर्ण को लिखा जा सकता है, यहां लिखा बल आघूर्ण बराबर हो गया बेटा, टॉर्क बराबर हो गया PE sin, ये हो गया बेटा PE sin। तो द्विध्रुव के ऊपर ये हमारा आ गया टॉर्क, किसमें, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर इतना बल आघूर्ण लगता है, यह हमारा फॉर्मूला। यह है बल आघूर्ण का परिमाण। देखो आप देखिएगा, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, क्या है बेटा, सदिश राशि है। अभी ये बल आघूर्ण का परिमाण आया कि जब भी
कोई द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर इतना बल आघूर्ण लगेगा। अगर इसका सदिश रूप लिखना हो या इसकी दिशा के बारे में बात करनी हो तो उसके लिए बात करते हैं। ठीक है, ये इतनी बात हो गई कि द्विध्रुव का आघूर्ण का परिमाण इतना टाउ बराबर PE sin थीटा। चलिए अगर इसका सदिश रूप के लिए बात की जाए तो देखिएगा बेटा, सदिश रूप का मतलब है कि फॉर्मूले को डॉट प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना। फॉर्मूले को डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है अदिश गुणनफल और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है सदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट। उसकी फॉर्म में लिखें तो देखिएगा बेटा, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, हमें मालूम है। हमें एक चीज मालूम है, अगर कोई वेक्टर C निकालना है A क्रॉस B, इसका परिमाण लिखना है तो हमें मालूम है इसका परिमाण होता है AB sin थीटा। AB sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर AB sin थीटा को हम A क्रॉस B भी लिख सकते हैं बेटा। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। PE sin थीटा को, या ये कहेंगे, अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, PE sin थीटा को P क्रॉस E भी लिख सकते हैं परिमाण वाइज, E क्रॉस P भी लिख सकते हैं परिमाण वाइज। ठीक है, क्योंकि अभी हमें दिशा के बारे में इसका कुछ अभी हमें पता नहीं, इस डेरिवेशन से इसकी दिशा नहीं मिलेगी, टॉर्क की कोई दिशा नहीं मिलेगी। तो अभी हम कंफ्यूज हैं, ये सोच के चलिए अभी हम कंफ्यूज हैं कि इस फॉर्मूले को P क्रॉस E लिखें या E क्रॉस P। देखिए परिमाण वाइज लिखे हैं इसलिए मैंने बराबर लिख दिया, अदरवाइज P क्रॉस E की दिशा और E क्रॉस P की दिशा अलग अलग होगी। दोनों की दिशाएं आपको मालूम है विपरीत होंगी, अलग अलग होंगी हैं, पर दोनों के परिमाण की बात करें, दोनों के परिमाण की बात करें तो वो PE sin थीटा ही रहेंगे, चाहे PE sin थीटा, ये दोनों बात होगी। तो परिमाण से दोनों फॉर्मूले बन सकते हैं जब तक हमें दिशा नहीं पता। तो इसकी दिशा बेटा एक्सपेरिमेंटली मिल सकती है, यानी इसकी दिशा के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? एक्सपेरिमेंटली, जो हम इस डेरिवेशन से नहीं निकल सकते। इस डेरिवेशन में या और किसी इंफॉर्मेशन से अभी मेरे पास टॉर्क की दिशा के बारे में कोई आइडिया नहीं। ये कहाँ से मिली? एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली मैं उस बात को लिख देता हूँ जो कि होती है। क्या होती है? टॉर्क की दिशा, बल आघूर्ण की दिशा P तथा E सदिशों के दोनों के लंबवत होती है। P तथा E दोनों सदिशों के लंबवत होती है तथा कागज के तल के अंदर की ओर होती है। ये एक्सपेरिमेंटली मिली, बता रहा हूं इस बात को। ये कहां से, कहीं से नहीं मिली, ये एक्सपेरिमेंट किया तो वहां से एक्सपेरिमेंटली हमें ये डायरेक्शन मिली। तो मैं उस बात को पहले लिख देता हूं, तब इस फॉर्मूले के लिए बात करूंगा। अभी तो मैंने आपको बताने के लिए कहा है कि PE sin थीटा को P क्रॉस E भी लिख सकते हैं, E क्रॉस P भी लिख सकते हैं परिमाण वाइज। जब तक दिशा नहीं मिलेगी तब तक हम समझ नहीं सकते कौन सा करेक्ट है। एक ही फॉर्मूला बनेगा, कौन सा बनेगा भी देखते हैं। चलो, ये जो बातें हो रही है बेटा मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ। रिजल्ट में 2 मिनट में लिख सकता था P क्रॉस E, पर समझिएगा। देखिए बेटा एक्सपेरिमेंटली लिख देता हूँ इस बात को। एक्सपेरिमेंटली यानी जिसमें प्रयोग क्या होगा, उससे प्रयोग से ये डायरेक्शन मिली। क्या डायरेक्शन मिली? बल आघूर्ण की दिशा, बल आघूर्ण यानी टॉर्क, बल आघूर्ण की दिशा वेक्टर P तथा E, वेक्टर E दोनों के लंबवत होती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में होता ही है कि अगर C बराबर A क्रॉस B है, C बराबर A क्रॉस B है तो C की दिशा A और B दोनों के लंबवत होगी। ये बात तो कॉमन है, इसलिए तो सोचने की नहीं है। ठीक है, तो टाउ की दिशा P और E के दोनों के लंबवत होगी। अब ये दिशा
कागज के तल, जैसे कागज का तल आपका होता है, मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड है मेरा, तो बोर्ड के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। तो एक्सपेरिमेंटली ये बोर्ड के अंदर की ओर मिली। कहाँ मिली मुझे? अंदर की ओर एक्सपेरिमेंटली। तो P क्रॉस E, P तथा E दोनों के लंबवत कागज के तल के अंदर की, कहां पर मिली बेटा? अंदर की होती। ये बात एक्सपेरिमेंटली मिली प्रयोग से कि बलागुण की दिशा क्या मिली? P और E दोनों के लंबवत और कागज के तल के अंदर। चलिए, तो अब हम इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूले इसके जो बन सकते हैं, टॉ बराबर P क्रॉस E और टॉ बराबर E क्रॉस P, दोनों की दिशा देखते हैं। दोनों फॉर्मूलों से टॉ की दिशा में देखते हैं, चेक करते हैं। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला बनेगा, दोनों की दिशा चेक करते हैं। अगर ये दिशा मिल जाएगी, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर देंगे, वही फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए, P क्रॉस E की दिशा, P क्रॉस E वक्र की दिशा हम दक्षिण हस्त नियम से निकाल सकते हैं। 11th क्लास में दक्षिण हस्त नियम तथा दक्षिण हस्त स्क्रू नियम दोनों दे रखे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की या सदिश गुणनफल की दिशा ज्ञात करने के। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, आप चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका काफी यूज होने वाला है। ये अभी क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला फॉर्मूला है जो क्रॉस प्रोडक्ट में आ रहा है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मोस्ट ऑफ फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे, यानी थर्ड एक तीसरी दिशा भी आएगी, हैं? तो आपको इसी वजह से आपको लगता है, ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थोड़ा सा टफ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ठीक से क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, तीसरी दिशा निकालना आ गया, तो कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ पहले इस बात को। तो ये जो बातें हो रही हैं वो किससे होंगी? दक्षिण हस्त अथवा दक्षिण हस्त स्क्रू नियम से। इस नियम से हम दिशा निकालते हैं। तो पहले P क्रॉस E की दिशा निकालते हैं। तो दक्षिण हस्त नियम, मैं स्क्रू नियम यूज नहीं कर रहा, मैं दक्षिण हस्त नियम यूज करूंगा, बड़ा आसान होता है। इसी से मैं सारे डायरेक्शन से आगे भी निकालूंगा। तो दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है? दक्षिण हस्त नियम में सबसे पहले जिन दो सदिशों के बीच दिशा ज्ञात करनी है, जिन दो सदिशों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा ज्ञात करनी है, दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा ज्ञात करनी है, उन्हें एक उभयनिष्ठ बिंदु से खींच लेते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब एक ही बिंदु से दोनों को खींच लेते हैं। तो बेटा चलिए, कोई मैंने एक बिंदु मान लिया, ये कोई एक बिंदु, ये उभयनिष्ठ बिंदु मान लो, कुछ भी करिए, कॉमन बिंदु है, एक बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु, एक ही बिंदु से दोनों सदिशों को खींचना। तो पहले E को खींचता हूं। E किस दिशा में है? इस दिशा। E किस दिशा में बेटा? इस। तो E को मैं इस दिशा में खींच देता हूं। E, ठीक है, ये हो गया बेटा E वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है? P और E के बीच। P दूसरा वेक्टर कौन सा? P। तो P को खींचते हैं। P किधर है? ऐसे कुछ P ऐसे। दोनों सदिशों को मैंने एक कॉमन बिंदु से खींचता हूं, एक उभयनिष्ठ बिंदु से। ये P क्रॉस E, P और E दोनों सदिश मिल गए। इन दोनों के बीच एंगल कितना है? ऐसे। ये वाला कोण कितना है? थीटा। दोनों के बीच का कोण लिखिए। अब अगर P क्रॉस E की दिशा निकालनी है, यानी P पहले आ रहा है, E बाद में आ रहा है, तो आप क्या करिएगा? अपना राइट हैंड यानी दक्षिण हस्त पूरा खोलिएगा, जिसमें अंगूठा इस हथेली के, इसके उंगलियों के लंबवत, ऐसे पूरा खोलिएगा। खोलने के बाद ये उंगलियां सिर्फ ऐसे मुड़ सकती हैं, पीछे तो मुड़ नहीं सकती। तो हमें इन उंगलियों को कोण के बीच में घुमाना है, ऐसे कोण के बीच घुमाना है। उस केस में जहां भी अंगूठा होगा वही हमें तीसरे सदिश यानी इन दोनों के सदिश गुणनफल की दिशा देना है, टॉर्क की दिशा। तो देखिएगा, पहले P आ, तो हम P के ऊपर रखेंगे, P से E घुमाना है। P पहले है, E बाद में, तो P से E तक घुमाना है, यानी ये कौन है तो P से E घुमाना है।
कैसे घुमाया, ई, ये पी की दिशा, ये ई की दिशा, बीच में कोण, तो मैंने ऐसे घुमाया। तो ये जो अंगूठा है, ये जो अंगूठा है जो भी दिशा देगा वही टॉर्क की दिशा होगी। तो दिशा किधर आई, अंदर, यानी बोर्ड के अंदर की ओर, या कहिए कागज के तल के अंदर की ओर। तो हमारी इससे जो दिशा मिल रही है करेक्ट, इससे जो दिशा मिल रही है करेक्ट है। अगर ई क्रॉस पी की दिशा निकालू, किसकी दिशा निकालू, ई क्रॉस पी, तो देखिए बेटा ई पहले आ रहा है, पी बाद में आ रहा है, तो ई से शुरू करेंगे, ई से पी तक घुमाना है मुझे। याद कैसे घुमाना होगा बेटा, ई से पी तक, ये ई है, ई रखा है ऐसे, ई से पी घुमाया। अब देखिए बेटा ऐसे तो घूम नहीं सकता था, ये ऐसे, ये हमेशा ऐसे ही घूमेगा, तो ई पर रखा, ई से पी तक कोण के बीच में ये उंगलियों को घुमाया, तो ये अंगूठा किधर आ रहा है, तो इस वाले की दिशा आ रही है कागज के तल के बाहर की, तो एक्सपेरिमेंटली इसकी दिशा गलत है, ये कागज के तल के अंदर आनी थी। तो हमारा ये फॉर्मूला गलत, हमारा कौन सा सही बना बेटा, पी क्रॉस। तो हमारा जो इससे जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है बेटा टाउ बराबर पी क्रॉस ई, याद रखिएगा, टाउ बराबर पी क्रॉस ई, ई क्रॉस पी मत लिखिएगा, इस फॉर्मूले से तो आप पी क्रॉस ई कंफ्यूज है। अब ये मिल गया, अब इससे दिशा निकालिएगा, अब दक्षिण अक्ष का नियम इसमें लगाया कीजिएगा, आपको मिलेगा। इसको कहते हैं सदिश, इसको कहते हैं सदिश, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है टॉर्क की। तो टॉर्क बराबर कितना होता है बेटा, पी क्रॉस ई, यानी जब कोई द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसके ऊपर इतना बल लागू लगेगा, पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई को आप खोलेंगे हैं तो क्या मिलेगा, पी ई sin थीटा, पी ई sin थीटा, ठीक है। और दिशा निकालने के लिए कौन सा नियम यूज करेंगे, दक्षिण हस्त अथवा दक्षिण हस्त इसको, दक्षिण हस्त नाम मैंने बता दिया, एक बार और सोच लीजिएगा, बिल्कुल यही लैंग्वेज यूज करनी है आपको। जिन दो सदिशों के बीच, जिन दो सदिशों के गुणनफल, सदिश गुणनफल की दिशा निकालनी है, उन दो सदिशों को पहले एक बिंदु से खींचिएगा, दोनों को एक ही बिंदु से, फिर उनको जो पहले आता है उससे दूसरे तक कोण के बीच में इस उंगलियों को घुमाइएगा। जब उल्टा उस समय जिस दिशा में होगा वही उसके क्रॉस प्रोडक्ट की या कहेंगे सदिश गुणनफल की दिशा होगी। तो इतनी बात क्लियर बेटा। चलिए अब हम आते हैं बेटा टॉर्क के इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था की बातों में। ये क्वेश्चन हमेशा 3 या 4 मार्क्स में आता है। तो जब ये 3 या 4 मार्क्स में आता है तो पहले एक पार्ट होता है ये आघूर्ण का, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आघूर्ण। फिर उसके बाद इसकी साम्यावस्था के लिए बात आती है। इसकी 2 साम्यावस्थाएं होती हैं बेटा, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था की बात करते हैं। देखिएगा इसमें जैसे मैंने कहा बलाघूर्ण लगा तो बलाघूर्ण के कारण ये घूमना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा, ऐसे घूमना शुरू कर देगा और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले आएगा। कैसे ले आएगा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आने के बाद क्या होगा बेटा, इस बिंदु पर बल बाहर की ओर लगेगा, ये प्लस क्यू आवेश से आ जाएगा, यूं समझिए ये प्लस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस। इस पर बल इस तरफ लगेगा, इस पर बल इस तरफ, तो इधर ना तो इधर कहीं नहीं जाएगा। दूसरा, इस केस में P और E के बीच एंगल 0 होगा। P और E के बीच एंगल कितना होगा, 0। उस केस में बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0। चलिए वो मैं यहां पर करता हूं, यहां से थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा। आप नोट्स बना लीजिएगा, जरूरी है ये बातें लिखना, अदरवाइज लेक्चर खत्म होने के बाद आप भूल जाएंगे। अगर नोट्स रेडी होंगे तो आप बार बार पढ़ के इन्हें कर सकते हैं। देखिए बेटा इसमें 2 केस बनते हैं साम्यावस्था के लिए, दोनों केसों के बारे में बात करते हैं। पहले केस 1, केस 1 क्या है, जब थीटा बराबर क्या हो जाए, 0 डिग्री। पहला केस है थीटा बराबर क्या हो जाए, 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 का मतलब होता है बेटा, इट मीन्स
P और E एक दूसरे के समांतर हो जाए, क्या हो जाए, ये वाला द्विध्रुव ऐसे घूम के यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, E के समांतर, E भी इधर P भी इधर, तो ये कंडीशन बनेगी, तब थीटा बराबर कितना होगा, 0 देगी, इसको मैं कह सकता हूँ समांतर। ठीक है, समांतर। तो इस केस में टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर क्या फॉर्मूला बना था हमारा बेटा, PE sin थीटा, PE sin थीटा। तो यहाँ थीटा कितना है, 0। अगर मैंने क्या मान रखा है, थीटा बराबर 0, तो ये टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। जरा इस डायग्राम को मैं इस डायग्राम को मैं यहाँ बना, बल आघूर्ण के कारण मान लीजिए द्विध्रुव ऐसे आ गया, ये है प्लस क्यू आवेश और ये है माइनस क्यू, इसका पी वेक्टर किधर होगा, इस तरह, माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, ये द्विध्रुव ये कौन सी केस है, जब थीटा बराबर कितना हो गया, 0। इसमें क्या है, पी भी इधर, ई भी किधर है, इधर। थीटा क्या होता है, P तथा E के बीच का कोण, P तथा, ये माना हुआ ना, इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूं, जहां थीटा बराबर P तथा थीटा P तथा E के मध्य कोण, इस बात को मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूले में याद रखिएगा, थीटा क्या है, P तथा E के मध्य कोण। तो अब ये क्या होगा, 0, क्योंकि P भी इधर, E भी इधर। इस केस में बेटा टॉर्क कितना लगेगा, 0। इस केस में हमने देख लिया ना, टॉर्क कितना लगेगा, 0, यानी अब टॉर्क लगना बंद हो गया। इस केस में बल आघूर्ण लगना बंद हो जाएगा। जैसे ही बल आघूर्ण लगना बंद हो जाएगा, ये घूर्णन गति बंद कर देगा, क्योंकि आघूर्ण की वजह से ही क्या हो रही थी, घूर्णन गति, आघूर्ण की वजह से ही ये द्विध्रुव घूम रहा था, ये द्विध्रुव ऐसे रखा था, आघूर्ण जब तक रखता रहा, ये घूमता घूमता यहाँ तक आ गया। जैसे ये 0 कोण हुआ P और E के बीच, ये घूमना बंद कर देगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। इसी बात को हमने लिखी कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, तो अभी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गया। अब इसके ऊपर आघूर्ण 0 लग रहा है, तो अब ये घूर्णन गति बंद कर देगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है साम्यावस्था। इसको साम्यावस्था इसलिए भी, देखिए बेटा दोनों साम्यावस्था हो गई, आघूर्ण कितना हो गया, 0, इस पर बल कितना लगा, इधर QE, इधर बल कितना लगा, QE, बल भी बराबर, यानी नेट बल भी क्या हुआ इसके ऊपर, 0, या ये कह सकते हैं आप यहाँ पर, इसके ऊपर नेट बल, इसको कह सकते हो आप समेशन F, ये कुल बल भी क्या हो गया, 0, क्योंकि एक प्लस है, एक उस साइड है, एक इस साइड है, दोनों एक दूसरे को माइनस कर देंगे, 0। तो इसके ऊपर नेट बल भी 0 है, नेट आघूर्ण भी 0 है, आघूर्ण भी 0 है, नेट कुल बल भी 0 है, तो नेट बल लिख देता हूं या कुल बल लिख देता हूं, कुल बल भी क्या है, 0। तो ये बेटा साम्यावस्था होती है, अब ये कहीं नहीं जा रहा, ये ऐसा ही रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, तो द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में, साम्यावस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में होता। अब ये द्विध्रुव स्थायी होगा, स्थायी साम्यावस्था तो पता चल गया, स्थायी क्यों कहा गया इसे बताता हूं। इसे बेटा स्थायी इसलिए कहा गया कि जैसे ही ऐसे इस सिचुएशन में आ गया, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज,
ये माइनस पी इधर है, बताइए पी की। अगर एक बल इधर लग रहा है क्यों भी, एक बल पीछे लग रहा है, यानी कोई यूं समझिए कोई बच्चा इसे इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, ये द्विध्रुव है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसमें हल्का फुल्का डिस्टरबेंस कर दूं, डिस्टरबेंस मतलब कोई बल लगा के इसकी अवस्था परिवर्तित कर दूं, ऐसे कर दिया, ऐसे हो गई, तो क्या होगा, अब भी वही बात आएगी, एक बल ऐसे लगा, एक बल ऐसे लगा, कोण बदल गया, तो थीटा 0 नहीं रहा, किसी कोण पर की वजह से बलागुण लगेगा, फिर से ये ऐसे जाता है। कितना भी इस पर बल लगा दो, ये पुनः अपनी इसी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको स्थायी संतुलन कहा गया कि इसको हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस दे भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जाएगा लौट कर आ जाएगा अपनी जगह, ये परिवर्तित नहीं होगा। एक और केस बनता है इसमें बेटा, उसे देखिएगा, हैं, इसको नाम दिया गया बेटा स्थायी संतुलन, इसलिए इसको नाम दिया गया है स्थायी संतुलन। ये है स्थायी संतुलन या साम्यावस्था, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, साम्यावस्था कह लीजिए या संतुलन कह लीजिए, मैं साम्यावस्था भी बोलता हूँ, साम्यावस्था। यह हमेशा आता है बेटा कि इसके स्थायी तथा अस्थायी साम्यावस्था के बाद को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, समझाइए। इसका केस 2, केस 2 क्या है बेटा, जब थीटा बराबर कितना हो 180, थीटा बराबर कितना हो 180। 180 का मतलब क्या होता है बेटा, 180 का मतलब है कि P और E एक दूसरे के विपरीत हो, P और E, ये माइनस लगा दीजिए, P और E एक दूसरे के क्या हो विपरीत, तब ये कोण 180 का बनता है। इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रति समांतर, प्रति समांतर डाइपोल बनाता हूं, तो द्विध्रुव बनाऊंगा तब आपको क्लियर। P कैसे विपरीत होगा E के, यूं समझिए डाइपोल द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, ये द्विध्रुव है। अब यहाँ पर ये वाला जो आवेश होगा ये माइनस होगा, और ये वाला जो आवेश होगा ये प्लस होगा। ठीक है, ये द्विध्रुव, इसका P किधर होगा, -q से +q, P हमेशा किधर होता है, -q से P, तो इसका P इधर होगा, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश। इसकी दिशा किधर होगी, मेरी तरफ, पहले किधर थी, क्योंकि अभी डाइपोल उल्टा रखा हुआ है, किस कोण पर 180, और इस कोण को कहते हैं 180, थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे समझिए बेटा, E किधर है, इस दिशा में, E किधर है, इस दिशा में, P किधर है, थीटा क्या है, E और P के बीच का कोण, P और E के बीच का कोण, P किधर है, तो दोनों के बीच का कोण कितना बना 180, ये कोण कितना बना। तो एक बात याद रखिएगा, बहुत छोटी सी बात है, जब समांतर होंगे दो सदिश तो उनके बीच कोण 0 बनेगा, जब वो प्रति समांतर होंगे, प्रति समांतर यानी विपरीत दिशा में, तो उनके बीच का कोण 180। तो यहाँ पर E और P विपरीत दिशा में, तो कोण कितना बनेगा 180। तो इसी केस के लिए बात करें। इस केस में देखिए बेटा टॉर्क 0 होगा, क्योंकि टॉ बराबर PE साइन 180, साइन 180 का मान भी बेटा 0 होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 180 का मान 0, तो टॉर्क अब 0 हो गया, यानी इस केस में भी टॉर्क 0, यानी अगर ऐसे केस में भी द्विध्रुव आ जाएगा तो भी ऐसे रुक जाएगा, हैं, अब ये नहीं जाएगा, ये भी एक साम्यावस्था बन गई। साम्यावस्था दोनों ही एक केस में बनी, इसमें आवेश, इसमें बल किधर लगेंगे, एक बल इधर, माइनस पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, तो एक बल इधर लगेगा, माइनस पर बल इधर, प्लस पर बल उधर, और ये दोनों बल समान है, इस पर भी QE, इस पर भी Q, तो कुल बल भी 0 है। कुल बल भी क्या है बेटा, कुल बल समेशन F, यानी दोनों बलों का योग भी क्या है 0। तो टॉर्क भी 0, कुल बल भी 0, यहाँ भी टॉर्क भी 0 था, कुल बल भी 0 था, तो ये भी साम्यावस्था, ये भी साम्यावस्था। पर इसको कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था। तो द्विध्रुव लिख देता हूं बेटा, पहले द्विध्रुव
स्थायी अस्थाई साम्यावस्था में होता है। अब इसको अस्थाई क्यों कहा गया, अस्थाई है, तो मैं बताता हूँ बेटा। देखिए ये कुछ ऐसा हो गया, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस। तो देखिए बेटा, अभी इस पर बल लग रहा है इधर, इस पर बल लग रहा है अंदर, यानी एक बच्चे ने स्केल से ऐसे बल लगा रखा है स्केल पर, एक बच्चे ने इधर से ऐसे दबा रखा, ऐसे समझिए, एक ने इधर एक ने इधर, ऐसे। अगर इसको कोई बच्चा डिस्टर्ब कर दे, थोड़ा सा ऐसे मार कर दे, हल्का फुल्का बल मिल जाए या इसकी पोजीशन चेंज कर दी जाए थोड़ी सी, तो ये ऐसा हो गया मान लीजिए। अब प्लस पर बल किधर लगा, इधर, माइनस पर बल लगा किधर, फिर से घूमकर ऐसे आता, यानी ये फिर से घूमकर इसी अवस्था को प्राप्त कर लेगा। हल्का सा भी लगा दिया तो इसको हल्का सा भी टेढ़ा कर दिया, तो एक बल इधर लगेगा, एक बल नीचे से इधर लगेगा, फिर से घूमकर ऐसा। इसलिए इसको कहा गया है अस्थाई, इसको कहा गया है बेटा अस्थाई संतुलन, इसको कहा गया है अस्थाई संतुलन या साम्यावस्था, साम्यावस्था। तो याद रखिएगा थीटा इक्वल टू 0 तथा थीटा इक्वल टू 180 पर द्विध्रुव घूमना रुक जाएगा, उस पर आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0। इन दो अवस्थाओं को हमने नाम दिया है साम्यावस्था। थीटा बराबर 0 पर स्थायी यानी स्टेबल साम्यावस्था, और थीटा बराबर 180 पर अस्थायी अनस्टेबल साम्यावस्था होती है। ये सब कुछ मिला के, ये दोनों केस मिलाकर तब ये 3 मार्क्स में आता है। अब मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा क्या निष्कर्ष निकला, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब कोई द्विध्रुव रखा जाता है तो उस पर एक बलागुण लगता है, ठीक है। वो बलागुण वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, या कहेंगे वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देता है, ऐसा ला देता है, या तो ये ला देगा या ये ला देगा। ये जो बल लगता है, ये जो बलागुण लगता है, इस बलागुण का परिमाण आता है टाउ बराबर पी sin थीटा, जो अभी हमने ड्राइव किया था, अभी हमने थोड़े पहले किया। इसकी सदिश रूप होता है टाउ बराबर पी क्रॉस पी। एक्सपेरिमेंटली इसकी डायरेक्शन मिली, जिससे हमारा ये सदिश रूप क्या मिला, पी क्रॉस पी। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, टाउ बराबर पीई, इसको सदिश रूप में लिखा तो टाउ बराबर पी क्रॉस पी। ई क्रॉस पी नहीं लिख सकते, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, पी क्रॉस ई, ठीक है, पी पहले ई बाद। इसकी दो अवस्थाएं बनी, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 180। थीटा बराबर 0 पर स्थायी साम्यावस्था, उस केस में हल्का फुल्का डिस्टरबेंस भी होगा तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो स्टेबल है, वो चेंज नहीं करेगा, वो तो है। अस्थायी में 180, इसमें अगर डाइपोल या द्विध्रुव को हल्का भी कहीं से बल मिल गया या उसकी पोजीशन बदल दी तो वो फिर से अपनी अस्थायी स्थायी अवस्था को प्राप्त करेगा, घूम के इसी अवस्था में आ जाए, ठीक है। तो ये भी डायग्राम बना लीजिए, पहले वाला डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। अब हम इसके बाद, ये स्टेट बोर्ड में अक्सर कराता है, ये स्टेट बोर्ड में कई साल आया है, 2015, 16, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव असमान वैद्युत क्षेत्र में, यहां पर द्विध्रुव किसमें रखा है, समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। अगर इसको असमान यानी नॉन यूनिफॉर्म वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या होगा। हालांकि ये कभी क्वेश्चन अपने यूपी बोर्ड या कहेंगे स्टेट बोर्ड में नहीं आया अभी तक, हैं, पर हम इसे देखते हैं। ये सीबीएसई में लास्ट 3 ईयर्स से कंटिन्यू आ रहा है, तो उसको भी हम देखेंगे। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा उसके ऊपर कि असमान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर क्या होता है, ठीक है।